अच्छा, दूसरा पॉइंट तो दोस्तों हमने देखा ये एक गोत्र के सदस्य आपस में विवाह नहीं कर सकते। अगर आपस में विवाह हो जाता है तो कहीं ना कहीं वे भाई बहन कहलाएंगे। तो इसलिए एक गोत्र के लोगों का तो आपस में विवाह होना असंभव होता है। ये आज हम वर्तमान में भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर और आगे बात की जाए तो उस टाइम की अगर हम बातें करें तो क्या उस टाइम माताओं की महत्वपूर्णता थी? तो दोस्तों इसको देखते हैं हम। सातवाहन के राजाओं को उनकी माताओं के नाम से चिन्हित किया जाता था। इससे यह प्रतीत होता है कि माताएं महत्वपूर्ण थी। दोस्तों हमने सातवाहन का नाम तो सुना होगा, और आपने इसके उदाहरण हमें एक शासक का नाम देखे तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो उनको अपनी माताओं के नाम से जाना जाता था। तो अगर हमसे कभी पूछ ले कि क्या माताएं महत्वपूर्ण थी प्राचीन काल में, तो हाँ ठीक थी। और ऐसा अपन एग्जाम्पल सातवाहन का दे सकते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें आगे बात करी जाए सामाजिक विषमता, मतलब सामाजिक विभिन्नताएं थी, कैसे थी, क्यों थी, पढ़ते हैं इसको। उचित विधि का धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम थे। मतलब कि उस टाइम के कितने वर्ग थे? 4 वर्ग थे। 4 वर्गों के नाम क्या क्या थे? पहला तो हो गया क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। अच्छा, तो इनके नियम भी अलग अलग होंगे, इनके कार्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। पहली बात करते हैं अपन ब्राह्मण का कार्य। तो ब्राह्मणों का कार्य होता था वेदों की शिक्षा प्राप्त करना, यज्ञ करना और यज्ञों का आयोजन करवाना, दान देना और दान लेना, सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना। अच्छा दोस्तों, और आगे बात करें तो ये तीनों वर्ग जो थे, और ये चौथा वर्ग था। चौथा वर्ग कौन सा था? शूद्र। शूद्र को उस टाइम का सबसे निचला स्तर का वर्ग माना जाता था। तो शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका थी। क्या जीविका थी? मतलब कि वो अपना जीवन यापन कैसे करेंगे कि अपने से ऊपर तीनों उच्च वर्गों की वो क्या करें? सेवा करें। क्या करें? सेवा करें। अच्छा दोस्तों, आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन फिर बन के आता है हमारे माइंड में कि क्या सदैव क्षत्रिय राजा होते थे? मतलब कि क्या सदैव ही क्षत्रिय राजा बनते थे? तो शास्त्रों के अनुसार केवल क्षत्रिय ही राजा हो सकते थे, लेकिन वास्तव में कई शासक ऐसे हैं जो क्षत्रिय नहीं थे, फिर भी वे क्या बने हैं? राजा बने। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य कौन से वंश का था? मौर्य वंश का संस्थापक था। दोस्तों अगर हम आपको स्टोरी याद हो तो मैंने बताया भी था आपको कि चंद्रगुप्त मौर्य एक स्थान पर खड़ा था। कौटिल्य उनके पास आते हैं तथा उनको कुछ मोहरों में खरीद लेते हैं। वे एक तमाशा या नाटक देख रहे होते हैं और घनानंद से बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को कौन खरीद लेते हैं? कहीं ना कहीं कौटिल्य खरीद के ले जाते हैं। तो अब बात करी जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य तो क्षत्रिय वंश के नहीं थे, फिर भी वे क्या बने? शासक बने। तो आपको कहीं ना कहीं ये बात तो अच्छे से समझ में आई होगी। अच्छा दोस्तों, हम आगे और देखते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। तो बात करें समाज में उस टाइम कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। आज इनके बारे में अपन थोड़ी थोड़ी अच्छी सी डिटेल जान लेते हैं। 4 वर्ण कौन कौन से थे? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अच्छा, ब्राह्मण के बारे में अपन बात करते हैं, वापस से वही आएगी कि इनका मूल कार्य क्या होता था? अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना और यज्ञों का आयोजन करवाना, दान देना और दान लेना। बात करते हैं क्षत्रियों का क्या कार्य होता था दोस्तों? तो क्षत्रियों का कार्य होता था शासन करना, युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना और वेद पढ़ना होता था। बात करते हैं दोस्तों वैश्य। वैश्य हम वर्तमान में कहीं ना कहीं व्यापारियों और जमींदारों को बोल सकते हैं। कृषि, पशुपालन, गोपालन, व्यापार, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना आदि वैश्यों के कार्य होते थे। दोस्तों बात करें तो शूद्रों के क्या कार्य होते थे? मैंने पहले भी बात की है आपसे इस बारे में कि तीनों वर्गों की क्या करना? सेवा करना। अच्छा, नोट एक इंपॉर्टेंट बात है, ब्राह्मण वर्ग की व्यवस्था उत्पत्ति देवी व्यवस्था माना जाता था। मतलब ब्राह्मण स्वयं को ऐसा बताते थे कि हम किसकी संतान है? हम देवताओं की संतान है। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं आगे, जाति से आप क्या समझते हैं? डायरेक्टली आज मैंने आपको क्वेश्चन बना बना के ही दे दें, आपको अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी इस लेसन की। अगर आप ये क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आएंगे। बात करते हैं जाति से आप क्या समझते हैं? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें भी पॉइंट, जातियां जन्म पर आधारित थी, वर्ण की संख्या 4 थी, लेकिन जातियां की कई निश्चित होती थी। दोस्तों आज वर्तमान में भी हमने देखा होगा कि धर्मों की संख्या तो कम है, जैसे हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, जैन हो गया, ईसाई है, सिख है, पारसी, ये धर्मों की संख्या तो फिर भी कम है, 7-8 ही मुख्य धर्म होंगे। और दोस्तों बात की जाए कि जातियों की, तो आप देखोगे हिंदू धर्म के अंदर विभिन्न जातियां मिलेगी आपको, मुस्लिम धर्म के अंदर भी विभिन्न जातियां मिलेगी, सिख धर्म के अंदर देखोगे तो उसमें भी विभिन्न जातियां मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, एक ही जाति के लोग जीविका के लिए एक ही कार्य करते थे। दोस्तों अपन ने एक चीज बात नोटिस करी होगी कि जाति के जो लोग होते हैं कहीं ना कहीं वे एक ही कार्य करते हैं। जैसे आपने सेन समाज को देखा होगा,
तो उनका काम कहीं ना कहीं वही दाढ़ी कटिंग वगैरह का होता है। ठीक है, माली समाज को देखोगे तो उनका कार्य कहीं ना कहीं फूलों की रक्षा करना या बागवानी करना, इससे तात्पर्य है हमारा। ठीक है दोस्तों, और आगे बात करते हैं हम। अच्छा दोस्तों, उस टाइम के हमें कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे पवित्र। पवित्र का तात्पर्य हम उस शब्द उस समय से क्या लेंगे, तो यज्ञ, अनुष्ठान, वेद, अध्ययन से हम क्या बोल सकते थे कि पवित्र। अच्छा, दूषित का अर्थ क्या था कि चमड़े से संबंधित रखने वाले व्यक्ति या शवों को उठाने वाले व्यक्तियों को कैसा माना जाता था उस टाइम, दूषित माना जाता था। दोस्तों उस टाइम एक शब्द प्रचलित हुआ, चांडाल। चांडाल कौन होते थे, मरे हुए जानवरों को छूने वाले लोगों को चांडाल कहा जाता था। उनको समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था। अच्छा, चांडाल उस टाइम की कहीं ना कहीं शूद्र लोगों को बोला जाता था। मनुस्मृति के अनुसार चांडाल की स्थिति, चांडाल को गांव के बाहर रहना होता था। ये लोग फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, मरे हुए लोगों के कपड़े तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात में गांव और नगर में चलने की अनुमति नहीं होती थी। दोस्तों इसमें और आगे बात करते हैं, संपत्ति के अधिकार से आप क्या समझते हैं, प्राचीन काल के आधार पर समझाइए। तो संपत्ति का अधिकार दो तरह में विभाजित था कहीं ना कहीं, एक तो लैंगिक आधार पर, एक वर्ण आधार पर। दोस्तों अगर देखें तो ये दोनों आधार पर आज भी कहीं ना कहीं प्रचलन है। तो स्त्री व पुरुषों में भिन्न भिन्न अधिकार थे इस चीज को लेकर। दोस्तों अगर आगे देखिए, मनुस्मृति आधार पर इन चीजों को देखा जाए कि संपत्ति के अधिकार को कैसे बांटा गया है, तो पहला पॉइंट आता है इसमें, पिता की जायदाद का माता पिता के पश्चात सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र अर्थात जो बड़ा पुत्र होगा उसको विशेष भाग का अधिकार होता है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था प्रचलित है कि पिता या माता की मृत्यु के पश्चात जो जायदाद होती है वो कहीं ना कहीं पुत्रों में विभाजित कर दी जाती है, तथा उनमें जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही कहीं ना कहीं उस जायदाद को अपना ज्यादा अधिकार बनाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखें, पिता की संपत्ति पर स्त्री की हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। मतलब कि अपन ने आज भी देखा है कि पिता की जायदाद पे कहीं ना कहीं पुत्रों का ही अधिकार होता है, स्त्री का अधिकार नहीं होता है। तीसरा पॉइंट, विवाह के समय जो उपहार मिलते थे उन पर स्त्री का अधिकार होता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। वर्तमान में भी दोस्तों हम ये देख सकते हैं कि स्त्री को दिया जाने वाला दहेज, उस पर कहीं ना कहीं स्त्री का ही अधिकार होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, दक्षिण के राजा तथा सरदार से आपका क्या आशय है। तो भारत के दक्षिण में कुछ सरदारियों का उदय हुआ, जिन्हें तमिलकम कहा जाता था। ये कहाँ पाए जाते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के क्षेत्र में। अच्छा, इन्होंने कौन से वंश को डेवलप करा, कहीं ना कहीं चोल, चेर, पांडे जैसी सरदारी व्यवस्था अस्तित्व में आई। दोस्तों दूसरे पॉइंट की इसमें बात करते हैं, धनी व निर्धन लोगों के मध्य विषमता जरूर थी, लेकिन समृद्ध लोगों से अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांटकर अपने संसाधनों का उपयोग करें। दोस्तों ये कहीं ना कहीं इंसानियत की बात हो रही है। अगर दोस्तों आज भी देखा जाए कि निर्धन और गरीब लोगों में तो वैसे भी विषमता तो अमीरों और गरीबों में आज भी है कहीं ना कहीं, फिर भी कहीं ना कहीं जो गरीब लोग होते हैं वे ये सोचकर चलते हैं कि कहीं ना कहीं कोई अमीर लोग उनकी सहायता कर दे, उनकी मदद कर दे। ये कहीं ना कहीं एक इंसानियत के तौर पर बात की जा रही है। दोस्तों अगर नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय किन किन पहलुओं पर विचार करता है। मतलब कि कोई इतिहासकार है दोस्तों, अगर वो किसी ग्रंथ की रचना कर रहा है तो उस टाइम उसके सामने क्या क्या स्थिति होनी चाहिए, क्या क्या उस ग्रंथ की विशेषताएं होनी चाहिए, वो इस प्रकार थी। पहला देखें तो ग्रंथ की भाषा, दूसरा ग्रंथ के प्रकार, तीसरा लेखक, चौथा लेखक का दृष्टिकोण, पांचवा श्रोता। अच्छा, वो जो ग्रंथ हम लिख रहे हैं वो श्रोता को पसंद भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। छठा रचना का काल, अगर किसी ग्रंथ को हम देख रहे हैं तो किसी ग्रंथ का विश्लेषण कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमें उस रचना का काल भी पता होना चाहिए कि वे किस समय लिखी गई थी। सातवां रचना की भूमिका, मतलब कि वो रचना किस बारे में कह रही है, किस क्षेत्र के बारे में कह रही है, किन लोगों के बारे में कह रही है, कहीं कहीं इन सभी जानकारी हमें उपलब्ध होनी चाहिए। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इतिहासकार ग्रंथ की भाषा पर ध्यान देते थे कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, जैसे पाली, प्राकृत अथवा तमिल। कहीं ना कहीं उस टाइम जो भारतीय भाषा मुख्यतः होती थी संस्कृत, पाली, प्राकृत अथवा तमिल भाषा होती थी। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रंथ का प्रकार क्या होता था। ग्रंथ को दो प्रकारों में बांटा जाता था। पहला बोले तो ग्रंथ एक तो कथा पर आधारित होती थी, दूसरी मंत्रों पर आधारित होती थी। अच्छा बात करें दोस्तों तो कथा किसे कहते हैं, कथा जिसे लोग पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। अच्छा दूसरा मंत्र किसे होते हैं, मंत्रों को कहीं ना कहीं अनुष्ठान के दौरान अनुष्ठानकर्ता द्वारा पढ़े जाते थे और उच्चारित किए जाते थे। अच्छा दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं, महाभारत को लेकर सादृश्यता की खोज को समझाइए। दोस्तों कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि महाभारत जो लिखी गई है, जो ग्रंथों के आधार पर हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं वे उसमें सच्चाई कितनी है,
हमारे इतिहासकारों ने उसकी खोज करी भी है या नहीं करी है, सादृश्यता मतलब सत्यता की खोज करने हुआ। तो दोस्तों इसको देखा जाए तो सन 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता मतलब इतिहासकारों में भी देखा जाए तो बीबी लाल ने मेरठ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर गांव में उत्खनन का काम किया। मतलब कि उत्तर प्रदेश में मेरठ एक स्थान पड़ता है, वहीं पर कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता था कि महाभारत की जो राजधानी उस टाइम की जो राजधानी थी कौरवों की पांडवों की हस्तिनापुर, वो कहीं कहाँ पर थी, मेरठ में थी। और कहीं ना कहीं हस्तिनापुर हो सकती, ऐसा माना गया कि वो राजधानी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, क्योंकि हमें बहुत सारे साक्ष्य तथ्य तो हमें वहां से मिले कि कहीं ना कहीं ऐसे प्रमाण मिले जिससे ये साबित हो सके कि वे हस्तिनापुर ही थी, जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। तो धन्यवाद दोस्तों, कहीं ना कहीं ये हमारा लेसन इतना ही हुआ है और इसमें आपको कहीं ना कहीं सारे नोट्स प्रोवाइड हो गए हैं। आप आराम से वीडियो को धीरे धीरे करके पूरा इसको लिख लेना और एक या दो बार अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से सुनोगे तो आपको पूरी तरीके से ये समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट रह भी जाता है तो आप मेरे को ग्रुप में पर्सनली मैसेज कर सकते हो। धन्यवाद।